हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स चल रही है उसको स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो हम जो सबसे पहले एल्गोरिदम देखेंगे वो है आपकी FCFS। FCFS का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पर हम उन एल्गोरिदम्स की बात करेंगे जिसमें आपकी जब प्रोसेस आती है। देखिए, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो है इसको हम इम्प्लीमेंट ही क्यों कर रहे हैं, तो जब हम चाह रहे हैं कि हमारा सीपीयू एक है पर उसके पास बहुत सारी प्रोसेसेस आ रही हैं और हम चाह रहे हैं कि हर प्रोसेस जो है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट हो कि सीपीयू मैक्सिमम टाइम बिजी रहे काम करने में, मतलब सीपीयू का आइडल टाइम बहुत कम हो, या कहें कि हम चाह रहे हैं कि जो अपने प्रोसेसेस हैं उनका वेटिंग टाइम कम हो, काफी ज्यादा समय तक जो प्रोसेसेस हैं वो सीपीयू में रहें या सीपीयू बहुत समय तक बिजी रहे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। इसके लिए हम अलग अलग तरीके के एल्गोरिदम्स देखेंगे। तो सबसे पहले जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम देखने वाले हैं वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसको देखने के लिए कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर प्रोसेस का एक आईडी होता है, PID, ठीक है। उसके बाद में एक होता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब आपकी प्रोसेस जब आई थी लाइन में, ठीक। दूसरा होता है उसका बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम का मतलब होता है उसको सीपीयू जितनी देर के लिए चाहिए वो। तो चलिए हम एक इसका न्यूमेरिकल ले लेते हैं और उसकी बेसिस पे हम अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो मान लो अपने पास में 4 प्रोसेस आई, P1, P2, P3 और P4। 4 प्रोसेस आई, इनका सबका टाइमिंग अलग अलग था। एक आई 4 पे, एक आई 2 पर, ये 0 पर, ये भी 0 पर, ठीक। उसके बाद में ये वाली जो एल्गोरिथम इसमें था बर्स्ट टाइम, इसका लीजिए 10, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इन चीजों को समझते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम बनाते हैं एक गैनेट चार्ट। तो गैनेट चार्ट क्यों बनाते हैं, तो हम इसको समझने के लिए बनाते हैं कि कौन सी प्रोसेस कब आई, कब तक एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। तो देखो, अपने पास में आई थी टोटल 4 प्रोसेस। हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। तो अपन ध्यान किस पे देंगे, अराइवल टाइम पे। जिसका अराइवल टाइम सबसे पहले दिखेगा वो सबसे पहले आई होगी प्रोसेस। तो यहां पर देखें तो P1 आई 4 पे, P2 आई 2 पे, लेकिन P3 और P4 ये कब आ गई थी, 0 पे। जब ये प्रोसेसेस आई तो ये आते बराबर किसके अंदर गई, रेडी क्यू में। रेडी क्यू में जैसे ही ये गई तो इन्हें लाइन बनाई वहां पर। तो उस लाइन में पहले थी P3, फिर आई P4। तो क्या हुआ, अपने इसका नाम ही क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो सबसे पहले आई कौन सी आई थी, P3। तो P3 को क्या मिल गया, सीपीयू। P3 को सीपीयू मिला कब, ये 0 पे आ गई थी। तो इसको कितनी देर के लिए चाहिए था, बर्स्ट टाइम मतलब उसको सीपीयू जितनी देर के लिए चाहिए वो। तो इसको चाहिए था 4 तक के लिए। अब ये 4 की यूनिट आपको क्वेश्चन में दी होगी। ये सेकेंड्स भी हो सकता है, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, पर ये आपका टाइम है, ठीक है। ये टाइम उसको सीपीयू में रहने के लिए चाहिए। जितना समय उसको सीपीयू लगेगा एग्जीक्यूट करने में, इतना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट एग्जीक्यूशन में। अराइवल टाइम मतलब ये जो रेडी क्यू थी इसमें ये जो प्रोसेस है वो कब आई, ठीक। तो P3 को कितना टाइम चाहिए, 0 पर आ गई थी, इसको 4 सेकंड का टाइम चाहिए। हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। इन सबकी यूनिट्स हम सेकंड में मान के चल रहे हैं। तो इसको 4 सेकंड का टाइम चाहिए था। तो FCFS क्या करती है, पहले जो आई उसको उसने पूरा कितना टाइम दे दिया, 4। उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में आई हुई थी हमारे पास P4। तो ये जब तक 4 पे एग्जीक्यूट हो गई तब तक और कौन कौन आ गया, तो 2 पे आ गई P2, और 4 तक हम आ चुके हैं। तो 4 तक आपकी ये भी आ गई थी। अगर इस टाइम को मैं शॉर्ट में लिखूं तो 0, 1, 2, 3 और फिर ये आ गया आपका 4। तो 0 पे 2 प्रोसेस आई थी, P3 और P4। उसके बाद में 2 पर यहां पर आपके पास कौन आ गया, P2। और इसके बाद में जब आप 4 तक पहुंचे तब तक आपके पास P1 भी आ चुकी थी। जैसे ही हम यहां पर आए तो P3 पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो गई थी। तो यहां से अब क्या होगा, सीपीयू से P3 बाहर हो जाएगी। अब सीपीयू किसको मिलेगा, P4 को। तो यहां पर ये सीपीयू है, ये मिला P4 को। कब मिला, 4 पर। मतलब इतना टाइम इस P4 ने जो है वो वेट किया। उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको काफी इजी गोइंग वे में ये चीज समझ में आने वाली है। तो मैं आप सबको इंसिस्ट करूंगी कि आप
पेशेंटली इसको ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते ही हैं और जनरली 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो देखें फिर यहाँ पर उसके बाद क्या आया P4, क्योंकि इसके बाद ये आई थी। P4 को कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने में 12, तो 4 से 12 तक कितना हो गया 16 तक ये एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद ये भी सीपीयू से बाहर हो गया। फिर नेक्स्ट कौन दिखा P2। P2 जो है उसको कितना समय चाहिए 8 सेकेंड्स का, तो ये जो P2 था ये आपका एग्जीक्यूट हुआ 16 से लेकर 24 तक। ठीक है, ये हो गए आपके कितने सेकेंड, ये हो गए 12 सेकेंड, ये हो गए आपके 8 सेकेंड, ये 12 सेकेंड 8 सेकेंड। उसके बाद जब ये भी पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो सीपीयू से बाहर। अब सीपीयू किसको मिलेगा P1 को। P1 को कितना टाइम चाहिए था 10 सेकेंड, तो ये आपका P1 जो था इसको मिल गया 10 सेकेंड। तो इसको बोलते हैं हम अपना गैनेट चार्ट। इसको अगर आपने सही बना लिया तो आपका आधे से ज्यादा काम हो गया, क्योंकि अगर यहां पर गड़बड़ हो गई तो आपकी टोटल जो भी आपके आगे कैलकुलेशंस आने वाली है उसमें गड़बड़ होगी। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है आपको, क्योंकि यहां आपको सबसे पहले क्या देखना है, एक बार फिर देख लें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई। तो ये लिखी भले पहले है लेकिन इनका अराइवल टाइम बाद का है, तो हम देखेंगे जिसका स्टार्टिंग में था तो 0 पर ये भी आई और ये भी आई, पर सीपीयू एक टाइम में एक प्रोसेस को मिलेगा। शेड्यूलिंग कौन सी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसमें क्या हुआ P3 को हमने पहले सीपीयू दे दिया। और ये कौन सी वाली हम शेड्यूलिंग देख रहे हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि यदि एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल गया तो वो जब तक उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं कर लेगी वो सीपीयू को नहीं छोड़ेगी। ठीक है, इसका क्लास में जनरली मैं एग्जांपल देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि यदि आपको कोई फेवरेट चीज है आपकी जो खाने के लिए दे दी है, तो यदि आप वो उसको खा रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं, इस बीच में यदि किसी ने आके कुछ और काम बताया तो आप डेफिनेटली उठने वाले नहीं हैं जब तक आप उसको फिनिश ना कर दें, क्योंकि वो आपकी फेवरेट है। तो यहाँ पर वही चीज है, नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में कभी भी अगर सीपीयू मिलेगा किसी प्रोसेस को तो एक बार सीपीयू मिल गया तो वो तब तक उसको नहीं छोड़ेगी जब तक उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट ना हो जाए। तो यही किया है सारी प्रोसेसेस ने। P3 ने भी पूरा टाइम दिया अपना बर्स्ट टाइम, P4, P2 और P1 सब ने। तो अब यहां तक मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई हो। मीनवाइल यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे से सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और अपने दोस्तों से भी शेयर करो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप जो भी कमेंट्स वगैरह करेंगे उसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट शेड्यूलिंग लेकर आएंगे। और यदि आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कमेंट्स में। तो चलिए यहाँ पर देखें, तो यहाँ बर्स्ट टाइम हो गया। अब हमको निकालना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस ने कितनी देर वेट किया। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ क्योंकि साइड में लिखने में हो सकता है कि आप लोगों को कुछ डाउट आ जाए। ठीक है, तो हम ये अराइवल टाइम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर ये है आपका अराइवल टाइम और यहाँ पर मैं बना देती हूँ वेटिंग टाइम। देखो, अब वेटिंग टाइम की यदि बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि देखो P3 कब आई थी, P3 आई थी 0 पे, और सीपीयू कब मिला 0 पे मिल गया। तो हम बोलेंगे कि उसको जब सीपीयू मिला, अराइवल टाइम में से उसको सीपीयू मिलने वाला टाइम हम क्या कर दें, माइनस करें। तो यहाँ पर आई भी 0 पे थी, सीपीयू भी कब मिला 0 पे, तो इसको कुछ वेट करना पड़ा क्या, बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। किसको, P3 को। तो यहाँ पर जो P3 है इसके वेटिंग टाइम में आ जाएगा 0। लेकिन जब हम P4 की बात करें, आई कब थी 0 पर आ गई थी, पर इसको जो है सीपीयू कब मिला P4 को, P4 को सीपीयू 4 पे मिला है, जबकि ये आ कब गई थी 0 पे। मतलब यहां पर आके उसने इतनी देर वेट किया। तो कितना वेट किया उसने, 4 सेकेंड का। किसने, P4 ने। उसके बाद यदि देखें तो P1 कब आ गई थी, P1 आ गई थी 4 पे, पर P1 को सीपीयू कब मिला 24 पे। तो मतलब 4 से लेके 24 तक, तो 24 में से 4 गए तो कितना सेकेंड, 20 सेकेंड उसने क्या किया है, इसने वेट किया है। किस चीज का वेट किया है, ये वेटिंग टाइम किसका है, सीपीयू मिलने का वेटिंग टाइम। तो इसने क्या किया, यहाँ पर इसको मिला सीपीयू 24 पे, जबकि आ गई थी 4 पे। तो इसने 24 तक, 4 से 24 तक वेट किया, तो ये टाइम निकला 20 सेकेंड। तो ये इसका हो गया वेटिंग टाइम। अब वीडियो को पॉज कर लो और आप निकालो कि यहाँ पर P2 का वेटिंग टाइम कितना आएगा। पॉज कर लीजिए वीडियो को।
चलिए, तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखो P2 जो है इसका अराइवल टाइम क्या था 2, और P2 को सीपीयू कब मिला 16 पे। तो इसने वेट कितना करा, तो जब 16 पे मिला लेकिन आ गई थी 2 पे, तो उस 16 में से हम उसका जो अराइवल टाइम है उसको माइनस कर देंगे, तो कितना मिला 14। तो इसका जो वेटिंग टाइम था वो कितना था 14। तो ये है इसका, इन सारी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो हम यहां पर, मैं यहां लिख देती हूँ कंप्लीशन टाइम को हम सीटी लिख दें कि कोई जो प्रोसेस थी वो कब कंप्लीट हुई। ठीक है, बहुत इजी है। आपसे कहा है मैंने कि अगर आपने गैनेट चार्ट बनाना आ गया है तो आपकी 70% कैलकुलेशन सही जाने वाली है। 70%, सिर्फ 30% ही आपका प्लस माइनस में जाएगा। बाकी जो है यहां तक का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखें, तो अब अपने को निकालना है कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन हम यहां से देख के निकाल लेते हैं कि जो P3 थी ये कब कंप्लीट हुई, तो P3 4 पे कंप्लीट हो गई। तो हम अगर ऐसे चले सीरियली तो P1 कहाँ कंप्लीट हो रही है, P1 कंप्लीट हो रही है 34 पर, तो यहां पर आ गया 34। P2 कब कंप्लीट हो रही है, तो लास्ट टाइम देखो उसका 24, P2 24 पे हो गई। P3 कब कंप्लीट हुई, तो P3 4 पे ही कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और P4 कब कंप्लीट हुई 16 पे। ये इनका कंप्लीशन टाइम है। कंप्लीशन टाइम का मतलब है कि जब आपकी प्रोसेस सीपीयू से टर्मिनेट होके बाहर निकल गई, रेडी क्यू से सीपीयू में गई, सीपीयू से उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया और बाहर हो गई। तो आपका P1 34 पे बाहर हुई है, P2 24 पे बाहर हो गई, P3 4 पे बाहर हो गई, पहले एग्जीक्यूट हो गई क्योंकि सबसे पहले आई थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और P4 कब बाहर हो गई 16 पे। तो ये सारे हो गए आपके कंप्लीशन टाइम और वेटिंग टाइम। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब सिर्फ एक चीज बचती है जिसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम वो समय होता है जो आपकी जो प्रोसेस थी उसका जो भी बर्स्ट टाइम था, मतलब जितनी देर वो सीपीयू में रही प्लस जितनी देर उसने सीपीयू के लिए वेट किया, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ओवरऑल टाइम जो निकलता है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। मतलब जब वो आई तब से लेके सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के बाद, वेट करने के बाद बाहर निकलने का टाइम। तो अगर इसको सिंपलेस्ट मैनर में हम यदि इसको लिखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका कंप्लीशन टाइम था उसमें से उसका अराइवल टाइम माइनस कर दो। ठीक है, ये वाला भी आप याद रख सकते हो या फिर आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। ये वाला ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम अपने निकल चुके हैं यहाँ पर। तो कंप्लीशन में से अराइवल को माइनस करना है सिंपली, और आपका जो कैलकुलेशन है टर्न अराउंड टाइम का वो हो जाएगा। तो हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कॉलम और बना देती हूँ। ये आपका जो PID था उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम ले आते हैं अपना टर्न अराउंड टाइम। देखें तो टर्न अराउंड टाइम क्या आ रहा है P1 का। P1 कंप्लीट कब हुई 34 पे, आई कब थी 4 पर आ गई थी। तो हम 34 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, ओवरऑल 30 सेकेंड लगे किसको, P1 को। वो लाइन में लगी, सीपीयू मिला, वेट किया, सब कुछ हुआ उसका, फिर सीपीयू से एग्जीक्यूट होके बाहर हो गई। तो टोटल टर्न अराउंड टाइम जो लगा इसका वो कितना था 30 सेकेंड्स। ऐसे ही यदि हम P2 का देखें तो P2 कंप्लीट कब हुई 24 पे, आई कब थी 2 पर, तो 24 में से 2 गए तो कितना बचा 22। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ये देखें तो यहाँ पर P3 जो थी उसको 4 पे कंप्लीट हो गई, आई कब थी 0 पे आई थी। तो ओवरऑल इसका ओवरऑल जो टाइम था वो 4 में ही कंप्लीट हो गई, वो पूरा टर्न अराउंड टाइम हो गया क्योंकि वेटिंग है ही नहीं इसका। ठीक है, और P4 को अगर देखें तो P4 कब आई थी 0 पर आई थी, लेकिन उसका जो कंप्लीशन टाइम था वो कितना था 16। तो 16 माइनस 0 तो क्या रहा इसका टोटल टर्न अराउंड टाइम 16। ये आपको मैंने इससे बताया। अब अगर हम बर्स्ट टाइम से भी देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। देखो ये जो प्रोसेस थी P1, ठीक, इसका जो बर्स्ट टाइम है वो आपको क्या दिया हुआ है 10, और जो है आपका वेटिंग टाइम कितना है 20। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आ गया 30 टोटल टर्न अराउंड टाइम।
मतलब जितनी देर सीपीयू में थी प्लस जितनी देर उसने वेट किया। यहां पर भी अगर देखोगे तो 14 और 8 22, ठीक है। यहां यदि देखोगे तो 0 + 4 4, 12 + 4 16। तो आपको या तो प्लस करवा लो या फिर आप माइनस कर लो, ये आपके ऊपर है कि दोनों में से आपको कौन सा समझ में आ रहा है। तो इन शॉर्ट अगर हम फटाफट से देखें तो वेटिंग टाइम वो टाइम है जब आपकी प्रोसेस जो है वो लाइन में लगी हुई है रेडी क्यू में, पर उसको सीपीयू नहीं मिला हुआ है। बर्स्ट टाइम वो समय है जितनी देर वो सीपीयू में रह के एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है। और कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्लीशन टाइम हम किसको बोल रहे हैं, इस गैनेट चार्ट में जहां पर वो बाहर हो गई सीपीयू से, उस टाइम को बोल रहे हैं हम कंप्लीशन टाइम। लेकिन टर्न अराउंड टाइम किसको बोल रहे हैं, जब आपकी प्रोसेस ने वेट किया प्लस एग्जीक्यूट किया, ओवरऑल वो कितनी देर इस रेडी क्यू और सीपीयू में रही, उस समय को हम बोल रहे हैं। जितना समय उसको हर चीज में लग गया, वेट करने में, सीपीयू मिलने में, और अगर आयोग होता तो उसका भी ऐड हो जाता। पर अभी के केस में वेट करना और सीपीयू मिलना, जिसको हम बर्स्ट टाइम बोल रहे हैं, ये दोनों जब ऐड हुए तो हमने क्या बोल दिया कि क्या मिल गया अपने को, टर्न अराउंड टाइम। तो आपका बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम से भी आप निकाल सकते हैं टर्न अराउंड टाइम, या फिर जो आपका कंप्लीशन टाइम था जब प्रोसेस बाहर हो रही है उसमें से आप अराइवल टाइम को माइनस कर दो कि भाई इस समय पे बाहर हुई पर आई ये तब थी। क्योंकि जैसे आपकी कोई प्रोसेस 4 पे आई है तो हम उसको 0 से मान के नहीं चलेंगे कि 0 पर ही आ गई थी, 0 से 4 तक का टाइम वो थी ही नहीं, तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, या कोई डाउट्स हो, इन ऑल द केसेस आप कमेंट में जरूर हमें बताइए, हमसे इंटरेक्ट कीजिए। वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।